देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्जेस किसके पास होते हैं? प्रोटॉन्स के पास, और नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स के पास। अब हम डिस्कस करने वाले हैं चार्जेस को ही, लेकिन एक डिफरेंट कंडीशन। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में चार्ज गिवन है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? तो इस बार थोड़ा सा चेंज है। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था इलेक्ट्रिक करंट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज फिजिक्स लेक्चर। आज हम हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो अभी तक हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा है? अभी तक हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में थोड़ा सा रिकैप किया था और हमने बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। तो आज जो हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ईजी हम बोल सकते हैं, और सबसे ज़्यादा कि ये हमने पहले भी सुना होगा, बहुत फेमस है, आपने पहले भी नाम सुना होगा, 10th में भी पढ़ा है, ओम्स लॉ। क्लियर है? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ओम्स लॉ। ओके, तो बिफोर गोइंग डीप टू ओम्स लॉ, सबसे पहले हम डिस्कस ये करेंगे जो अब तक हमने थोड़ा सा पहले पढ़ भी लिया है, कि लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ये देखा था कि जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो करंट इजीली फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए वी ऐड सम सोर्स ऑफ ईएमएफ, दैट इज बैटरी। क्लियर है? ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस किससे रिलेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से। ये एक्चुअल में कैसे रिलेटेड है? देखो, हमने एक डायग्राम से भी थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी। जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं कंडक्टिंग वायर में, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जैसे जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा इजीली या ज़्यादा फोर्स के साथ वो फ्लो करेंगे, और उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। देखो, हमने सपोज ये एक लेवल पे, ये पोटेंशियल लेवल क्या है हमारा? सेम है, ये दो टर्मिनल्स हैं वायर के, और ये पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब लेवल में डिफरेंस। क्लियर है? सो सेम लेवल मीन्स सेम पोटेंशियल, दो एंड्स पे। क्लियर है? अब जैसे ही हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो स्टार्ट होने से क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हम थोड़ा सा और डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट है वो और इजीली फ्लो होगा। तो जैसे जैसे वी आर इंक्रीजिंग द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ कंडक्टर, वैसे ही जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी बढ़ता जाएगा। तो रिलेशन क्या है? जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट करेंगे, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा सर्किट में, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट इजीली सर्किट में फ्लो होगा। सो ये रिलेशन ही एक्चुअल में क्या है? हमारा ओम्स लॉ है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बताता है? ओम्स लॉ इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? दीज टू physical quantities, potential difference and what? Electric current, are directly proportional to each other. If we are increasing the potential difference, the electric current is also increasing. If we are decreasing the potential difference, the electric current will also decrease. So they are directly proportional to each other. Okay, so Ohm's law क्या कहता है? It states that the current flowing in the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor, provide physical conditions, temperature, pressure remains the same. मतलब इन फिजिकल क्वांटिटीज को अगर सेम, मतलब हम कांस्टेंट रखते हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ हम देख सकते हैं
I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? और वी कैन राइट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अब ये हमें एक रिलेशन मिला है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये रिलेशन हमें मिला कैसे है। पूरा सर्किट लास्ट लेक्चर में पूरा सर्किट हमने डिस्कस किया था। तो देखो, दिस इज द रिलेशन V बिटवीन V एंड I, पोटेंशियल डिफरेंस एंड I। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए वी नीड टू हैव अ कांस्टेंट। जब भी किसी प्रोपोर्शनैलिटी इक्वेशन को या प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन को हमें इक्वालिटी में चेंज करना होता है, कन्वर्ट करना होता है, तो हमें अच्छे से पता है हमें एक कांस्टेंट की वहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो V इज इक्वल्स टू I तो है ही, R क्या है? R इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और ये जो हमारा रिलेशन है V इज इक्वल्स टू IR, इट इज ओम्स लॉ। तो जब भी हम बात करते हैं ओम्स लॉ का मतलब क्या हुआ? V इज इक्वल्स टू IR। हम क्या कर रहे हैं? हम रिलेशन बता रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में। और R क्या है? R एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब थोड़ा सा हम और डिस्कस करते हैं डीपली इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में, व्हाट इट इज। क्या ये टर्म सुना है पहले? रेजिस्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। 10th में सुना होगा। ये रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है? ओके, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टू रेजिस्ट समथिंग। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? रेजिस्टेंस एक्चुअल में मैटर की प्रॉपर्टी होती है, या हम बोले कंडक्टर, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जैसे हम कंडक्टिंग वायर ले रहे हैं तो वी कैन से रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच it opposes, the conductor opposes the flow of electrons। क्लियर है? तो रेजिस्टेंस एक्चुअल में है क्या? रेजिस्टेंस कंडक्टर की, या कंडक्टर तो एक स्पेसिफिक मटेरियल हो गया, जर्नल फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो एक मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेजिस्ट करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, उसको अपोज करता है। किसको? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। और अगर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को वो अपोज कर रहा है, इसका मतलब डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक करंट को भी अपोज कर रहा है, रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। और क्या होती है ये प्रॉपर्टी? कि जब भी उस पर्टिकुलर मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने की कोशिश करेंगे, ये प्रॉपर्टी उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करने की, रेजिस्ट करने की कोशिश कर। क्लियर है ये चीज? अच्छा, ये तो बात हो गई रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस की एक यूनिट होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है? ओम। इसका एक सिंबल भी होता है बेटा, इस सिंबल से हम इसे डिनोट करते हैं। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब ये प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल को मिली कैसे? मतलब किस वजह से वो अपोज करता है, इसका भी एक रीजन है। देखो, एक कंडक्टर वायर है, ठीक है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये हम बार बार डिस्कस करते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? रूम टेम्परेचर पे मूव भी कर रहे हैं। क्लियर है? वो उनका मूवमेंट चलता जा रहा है। अब जब भी वो मूव करते हैं तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक डायरेक्शन से, सपोज एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। जब भी सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मूव करते हैं तो बेसिक सी बात है, एक दूसरे से टकराएंगे। उस कोलिजन की वजह से क्या होता है? रेजिस्टेंस आता है वहां पे। जैसे अगर मैं सिंपली बोलूं कि हमने एक रूम है, एक छोटा सा रूम है, या एक छोटा सा पाथ है, एक कॉरिडोर है, ठीक है, एक कॉरिडोर है, और हमने कॉरिडोर में सपोज जो फर्स्ट क्लासरूम है, सपोज दिस इज द कॉरिडोर, यहाँ पे एक फर्स्ट क्लासरूम है और यहाँ पे सेकेंड क्लासरूम है, ठीक है, एंड दिस इज द एग्जिट गेट।
ठीक है। अब अगर एक साथ बेल बजती है तो सपोज फर्स्ट क्लासरूम के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब निकल के इधर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अब ये जब एक साथ सब जा रहे हैं और ये वाले सेकेंड क्लासरूम के स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं, ठीक है, सो दे आर शेयरिंग दिस कॉरिडोर पाथ। क्लियर है। अब जब तक ये रास्ता क्लियर नहीं होगा, सो दीज स्टूडेंट्स आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस कॉरिडोर पाथ इज लाइक कंडक्टर। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं जब ये मूव कर रहे हैं तो ये पीछे आने, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ जा रहे हैं तो वो कोलाइड भी करते हैं। अब जब तक ये पाथ क्लियर नहीं होता, these students, the movement of these students are like opposing, पीछे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके लिए अपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर है। एक रेजिस्टेंस वहाँ पे प्रोड्यूस हो गया है। तो ऐसा ही इलेक्ट्रॉन्स में भी होता है। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ भागते हैं तो वो कोलाइड करते हैं और कोलिजन की वजह से जो पीछे आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। यही रेजिस्टेंस, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द we can say what is the root cause of resistance. What is the root cause of resistance in a conductor? The collision of electrons. When all the electrons of a conductor move in random direction, they collide with each other and this collision produces the resistance. Clear है ये चीज? Okay. अब ये जो रेजिस्टेंस है ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड भी कर रहा है, कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड कर रहा है। तो अब नेक्स्ट हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो रेजिस्टेंस है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्लियर है। ओके, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को एक्चुअल में क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब जबकि हमें रूट कॉज पता चल गया है तो ये बहुत इजीली हमें समझ आ जाने वाला है। ओके, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का होगा। क्लियर है ये चीज़? ओके, तो द फर्स्ट फैक्टर इज लेंथ। लेंथ ऑफ व्हाट? लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितनी ज़्यादा लेंथ किसी भी कंडक्टर की होगी, थोड़ा सा पहले समझने की कोशिश करते हैं, रिलेशन अपने आप हमें पता चल जाएगा। ओके, तो सपोज यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दो वायर्स हैं। क्लियर है। एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस कंडक्टर वायर। क्लियर है। ओके, तो सपोज यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये L लेंथ है एंड सपोज ये 3 या 4 L लेंथ है। सपोज ये 4 L लेंथ। ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। यहाँ से ये मूव करना स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इनका कोलिजन यहाँ से स्टार्ट हो गया। जितनी ज़्यादा लेंथ तक इनको चलना रहेगा उतनी ही बार ये ज़्यादा कोलाइड करेंगे और जितना ज़्यादा कोलिजन होगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, अमंग द इलेक्ट्रॉन्स, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे अगर हम मान के देखें कि यहाँ से यहाँ इतनी लेंथ कवर करने में ये इलेक्ट्रॉन सपोज 4 बार कोलाइड करते हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ ये सेम 3 इलेक्ट्रॉन्स इस लेंथ को कवर करने में सपोज उनको 20 कोलिजन्स फेस करने पड़ रहे हैं। तो ज़्यादा कोलिजन्स कहाँ हो रहे हैं, जितना ज़्यादा लंबा वायर उतना ही ज़्यादा पाथ उनको कोलाइड कर करके पार करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा कोलिजन उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस is directly proportional to the length of the conductor wire. जितना ज़्यादा लंबाई का क्या होगा, कंडक्टिंग वायर होगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए उतने ही ज़्यादा कोलिजन्स फेस करने पड़ेंगे एंड नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन दी इलेक्ट्रॉन्स मीन्स रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा कोलिजन उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस। So R, the resistance is directly proportional to the length of the
कंडक्टर। क्लियर है ये चीज? ओके। The second factor, that is area of cross section. Okay, so whenever we say area of cross section, it is basically about the thickness of wire. जितना ज़्यादा थिक होगा वायर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ देखते हैं अब हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं, सो हमने लेंथ को क्या कर दिया है, सेम। तो दोनों वायर्स की लेंथ सेम है, बट वी आर चेंजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, थिकनेस, सपोज यहाँ पे वही 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनके पास क्या है, थिकनेस इनकी कम, वायर की थिकनेस कम है, तो कोलिजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे इनको क्या मिला, थिकनेस बढ़ गई, तो इनको क्या मिल गया, ज़्यादा स्पेस मिल गया, तो ये इजीली मूव कर रहे हैं। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, थिकनेस जितना ज़्यादा हम इंक्रीज करेंगे किसी भी वायर का, थिकनेस मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट के लिए उतना ही ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा और कोलिजन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीज हो रहे हैं मतलब रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा, इसको एक बेटा सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक रोड है, ठीक है, उस रोड की अगर हम विड्थ को थोड़ा सा क्या रखेंगे, नैरो रखेंगे, विड्थ बहुत कम है रोड की, तो क्या होगा, जो ट्रैफिक है वो बहुत ही क्लोजली, मतलब जो व्हीकल्स हैं वो एकदम पास पास चलेंगे, तो क्या होगा, कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हम एक चौड़ी रोड पे अगर हमने उसकी चौड़ाई बढ़ा दी है किसी रोड की, तो सपोज पहले भी 3 व्हीकल्स थे, अब चौड़ी रोड पे भी 3 व्हीकल्स हैं, तो वो व्हीकल्स क्या होंगे, दूर दूर चलेंगे, उनको इनफ स्पेस मिल गया तो वो पास क्यों चलेंगे, जितना ज़्यादा दूरी पे वो चलेंगे, जितना ज़्यादा उनके पास स्पेस है मूवमेंट के लिए, उतने ही कोलिजन के चांसेस कम हो जाएंगे। कोलिजन कम होगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, R, the resistance is inversely proportional to area of cross section। क्यों? क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं, जैसे ही हमने, सपोज ये A है और ये 2A, तो जैसे ही हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन्स आर हैप्पीली मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, उनको स्पेस मिल गया, तो कोलिजन क्या हो गया, कम हो गया। तो जैसे ही हमने क्या किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया, तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब कम था तो रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा था। क्लियर है ये चीज़? तो R is directly proportional to L and R is inversely proportional to area of cross section, means the thickness of the wire. Clear है? So this is the first equation, this is the second equation. अगर इन दोनों equations को हम combine कर दें, so R is directly proportional to L by A. दोनों equations को साथ में लेके लिखा, ठीक है। अब वापस हम क्या देख रहे हैं, एक इक्वेशन है, एक रिलेशन है प्रोपोर्शनैलिटी का, एंड अगेन वी हैव टू कन्वर्ट दिस प्रोपोर्शनैलिटी इनटू इक्वालिटी। सो वापस हमें क्या करना पड़ेगा, टू कन्वर्ट द प्रोपोर्शनैलिटी इनटू इक्वालिटी वी नीड टू ऐड सम व्हाट, कांस्टेंट। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A तो है ही, and we are introducing a constant that is called rho. This rho is nothing but the resistivity. ये रॉ क्या है, ये जो कांस्टेंट हमने यहाँ पे लिया है, ये क्या है, रेजिस्टिविटी। अभी ये नोट डाउन करेंगे, फिर हम रेजिस्टिविटी डिस्कस करेंगे। अभी ये नोट डाउन कीजिए। कर लिया ये नोट डाउन? ओके, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस रेजिस्टिविटी। ओके, तो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? जैसे कि हमें एक फॉर्मूला मिला है अभी अभी, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, ठीक है। अगर इस फॉर्मूला में इफ आई पुट L इज इक्वल्स टू यूनिट एंड A इज इक्वल्स टू यूनिट, मतलब अगर मैं L और A दोनों की वैल्यू 1 1 कर दूं, सो R इज इक्वल्स टू रो। इसका मतलब क्या हुआ, इफ वी आर टेकिंग ए वायर of unit length, unit means 1,
unit length and unit area of cross section, then the resistance of that specific wire is called resistivity. इसका मतलब सिंपली इसको हम बेटा एक और नाम से बोलते हैं, रेजिस्टिविटी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी एक्चुअल में क्या होता है, एक वायर है सपोज जिसकी लेंथ 1 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 है, अगर ऐसे वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो ही क्या होगा, रेजिस्टिविटी। ये तो हो गई इसकी बात। अब रेजिस्टिविटी एक्चुअल में होती क्या है, क्या ये रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस की तरह साइज और शेप पे डिपेंड करती है? नहीं, रेजिस्टिविटी वायर के या कंडक्टर के साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर। ये सिर्फ कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करती है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे और फिर से हम हमारी इमेजिनेशन को थोड़ा सा यूज़ करेंगे इसे समझने के लिए। सपोज हमने क्या बोला, द रेजिस्टिविटी इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर वायर। सो इस बार हमें क्या करना है, ना हमें थिकनेस चेंज करनी है ना हमें लेंथ चेंज करनी है। वी आर टेकिंग a same wire, a same conductor wire of same length and same area of cross section. We are only changing the type of conductor wire, like we are taking some different type of conductor. Suppose हमने यहाँ पे ओके तो सपोज एक पाथ है L लेंथ का और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक पाथ है, एक रोड है, क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन है। इमेजिन करना है कि ये L लेंथ का और A थिकनेस वाला जो पाथ है, जो रोड है, वो हमें क्रॉस, यहाँ पे हम ये अलग अलग मीडियम्स, ये जो रोड है, ये पाथ है, हम अलग अलग मीडियम में क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। तो सेकंड है सेम लेंथ, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट this time the path is in water. And third, the same length of path and same area of cross section. This path we are imagine in some icy area, in a snow. ठीक है, ओके। तो ये जो तीन चीज़ें, ये सेम पाथ है, थिकनेस भी सेम है, मतलब विथ of that road or path we can say is same for all the three condition. The length of path is same for all the three condition. And imagine yourself at this point, यहाँ हम हैं at this point, clear है, यहाँ पे हम हैं, हमें यहाँ से यहाँ जाना है। Now imagine, start imagining yourself, you are walking in a sand from this point to this point, क्लियर है। सेम पाथ को हमें क्रॉस करना है इन अ वाटर, इन अ पाथ वेयर द पाथ इज इन वाटर। एंड एक दूसरा जो थर्ड कंडीशन है, एक आईसी एरिया में हमें सेम पाथ को क्रॉस करना है। क्या हमारी स्पीड सेम रहेगी? इमेजिन, ये क्वेश्चन, इसका आंसर मैं नहीं, जब मैं बताऊं उससे पहले आपको इमेजिन करके खुद बताना है कि क्या तीनों मीडियम्स पे हमारी स्पीड सेम रहने वाली है? नहीं, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी और यहाँ कुछ और होगी। और अगर इसी को, अगर मैं एक फोर्थ कंडीशन जो हमारे आइडल कंडीशन है, एक प्लेन रोड है हमारा, प्लेन स्मूथ रोड, यहाँ हमारी स्पीड कुछ और ही होने। तो यहाँ हो क्या रहा है बेटा, वी आर नॉट चेंजिंग द लेंथ एंड थिकनेस, द लेंथ एंड द विथ ऑफ द रोड, ऑफ द पाथ। दिस रोड इज लाइक कंडक्टर वायर and we standing here are like electrons and we are trying to move in some different condition. तो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी मूव करना चाह रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी, और वो कर भी रहे हैं। उनको सेम एरिया मिल रहा है क्रॉस करने के लिए, उनको सेम लेंथ क्रॉस करनी है,
बट उनको इस बार क्या मिल रहा है, अलग अलग मीडियम मिल रहा है, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यही एग्जैक्टली रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही, रेजिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड कर रही है किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ कंडक्टर। जब हमने चेंज कर दिया कंडक्टर का नेचर, कंडक्टर मटेरियल चेंज कर दिया, द रेजिस्टिविटी ऑटोमेटिकली चेंज। तो ये रेजिस्टिविटी, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है कि जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। क्लियर है ये चीज? सो रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है? रेजिस्टिविटी को हमने किससे डिनोट किया, रॉ से। अब रेजिस्टिविटी के बाद एक और टर्म आती है, दैट इज कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी एक्चुअल में क्या हुई, रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी हुई कि कोई मटेरियल या कोई कंडक्टर कितना स्ट्रांगली अपोज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं इधर से उधर, तो ये पर्टिकुलर कौन सा कंडक्टर या कौन सा मटेरियल कितना ज़्यादा स्ट्रांगली अपोज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, वो उसकी क्या हो गई, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का अपोजिट एक होता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर मटेरियल से कितना इजीली फ्लो हो जाते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। तो कंडक्टिविटी हमारी क्या हो जाती है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। क्लियर है ये चीज? नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट डाउन? तो रेजिस्टिविटी क्या हुई, रेजिस्टिविटी हुई हमारी प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की जिससे वो रेजिस्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, या हम सीधा सीधा कहें इलेक्ट्रिक करंट को। और कंडक्टिविटी हो गई उसकी अपोजिट, यानी कि मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को इजीली या मेज़र करती है कि कितना इजीली इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं किसी भी मटेरियल से। ओके तो यहाँ हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डेफिनेशन। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट मेजर्स हाउ स्ट्रांगली इट रेजिस्ट द इलेक्ट्रिक करंट। कितना स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रही है वो इलेक्ट्रिक करंट को मटेरियल की, वो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, हमारी रेजिस्टिविटी। और इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। क्लियर है? तो ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो हमारा कंडक्टिविटी जैसा कि मैंने अभी बताया 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ये क्या हो जाती है हमारी कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इट रिप्रेजेंट्स ए मटेरियल्स एबिलिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट। कितना इजीली इलेक्ट्रिक करंट किसी भी मटेरियल से पास हो जाता है, वो एबिलिटी क्या कहलाती है, उसकी कंडक्टिविटी। और इसको हम डिनोट करते हैं मोह पर मीटर से। मोह क्या होता है बेटा, मोह होता है 1 अपॉन ओम। 1 अपॉन ओम को हम क्या बोलते हैं, मोह बोलते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी हो जाती है हमारी मोह पर मीटर। ओके अब जैसे कि मटेरियल की अगर हम बात करें तो कंडक्टर टाइप के होते हैं, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं। तो अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें, अगर मैं बात करूं रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। क्यों? क्योंकि कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इजीली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या करते हैं, होने देते हैं। तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल हम बोल सकते हैं। इंसुलेटर्स की क्या होती है, इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, हम बोल सकते हैं मैक्सिमम होती है, या इनफाइनाइट भी हम बोल सकते हैं। क्योंकि इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को खुद में से पास नहीं होने देते। तो रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स आर वेरी हाई, इट इज़ अप टू इनफाइनाइट। और सेमीकंडक्टर्स जो तीसरे टाइप के मटेरियल्स होते हैं, इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच की कुछ लिमिट इसमें होती है। तो ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं
सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स से तो क्या होती है, कम होती है, लेकिन कंडक्टर्स से ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, लेकिन हम उनकी रेजिस्टिविटी को कम कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि हम उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं बाय एडिंग सम इम्प्योरिटीज़। हम एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज़ ऐड करके जो उसकी कंडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, या हम रेजिस्टिविटी की टर्म्स में बोले तो उसकी रेजिस्टिविटी को कम किया जा सकता है, ताकि ईजीली जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसमें से फ्लो हो सके। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। आई होप जो भी हमने इस लेक्चर में पढ़ा है वो आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ अच्छे से पढ़ते रहिए एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।